नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। समास। समास, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। इस कक्षा में हम जानेंगे कि समास शब्द का क्या अर्थ है, समास पद किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं तथा समास के भेदों की पहचान आसानी से कैसे की जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अस। सम का अर्थ होता है जोड़ना और अस का अर्थ होता है होना, यानी जोड़ा हुआ। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक नया एवं सार्थक शब्द समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। अर्थात संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में समास का प्रयोग अत्यधिक रूप से होता है। सामासिक शब्द। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों की चिन्ह यानी परसक लुप्त हो जाते हैं। यानी जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाएंगे, उन्हें संक्षिप्त कर देंगे, तो वह समस्त पद बन जाएंगे और उन समस्त पदों में से जो उनके विभक्ति चिन्ह होते हैं यानी परसक होते हैं, वे गायब हो जाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है राजपुत्र। राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र, यानी राजा का पुत्र, यानी इसमें कितने पद है? दो से अधिक पद है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको हमने समस्त पद बना दिया। तो यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है, यानी राजा का पुत्र जो था उसमें से को हट गया तो बन गया राजपुत्र। अब आता है समास विग्रह। समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है। अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे विग्रह यानी समास विग्रह कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र। अब राजपुत्र को हमने पूरा लिखा राजा का पुत्र, यानी हमने इसमें राजा और पुत्र के बीच का संबंध बताया, यानी राजा का पुत्र। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आ गया, तो यह हो गया समास का विग्रह यानी समस्त पद का विग्रह। पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं, यानी दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। यानी पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल। यहाँ गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है, क्योंकि गंगा पहला शब्द है और जल दूसरा पद है, इसलिए गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। समास के पहले भेद यानी तत्पुरुष समास को प्रारंभ करने से पहले हम कारक पढ़ते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने कारक तो पढ़ा ही होगा। कारक
वे शब्द होते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध के बारे में बताते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध के बारे में बताते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? एक बार फिर से पढ़ते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत केवल कारक के 6 भेदों का प्रयोग किया जाता है और उनके विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला कारक होगा कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है को। दूसरा है करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। तीसरा है संप्रदान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। फिर है अपादान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से यानी अलग होना। फिर है संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। फिर है अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। तो आइए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद यानी जो दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच से कारकों के परसक यानी विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे समस्त पद है देश का वासी। अब यहाँ पर देखिए देश का वासी यानी समास विग्रह कर दिया तो क्या आया? देश का वासी। तो यहाँ पर क्या आ गया? आप देखिए का है यानी ये परसक है यानी विभक्ति चिन्ह है। दूसरा है राजकुमार यानी राजा का कुमार। तीसरा है दानवीर यानी दान में वीर। फिर है तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी द्वारा रचित। शरणागत शरण में गत। आप बीती यानी आप पर बीती। तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्तियों के नाम के अनुसार उसके 6 भेद होते हैं। जैसा भी हमने पढ़ा था। तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्ति के नाम के अनुसार उसके 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास यानी कर्म कारक की विभक्ति को होती है। तो यहाँ पर अगर समस्त पद बना दिया जाएगा तो कोश विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा यानी उसे हटा दिया जाएगा। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। यहाँ पर माखन चोर शब्द समस्त पद है तो इसमें को विभक्ति चिन्ह नहीं आया है। लेकिन जब हमने माखन चोर का विग्रह कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया है? माखन को चुराने वाला यानी इसमें को विभक्ति चिन्ह आ गया है। लेकिन जब समस्त पद था तो इसमें से को विभक्ति चिन्ह हट गया था। दूसरा है गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह है? को। फिर दूसरा है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में करण कारक की विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। से या के द्वारा। उदाहरण देखिए। स्वरचित यानी अपने द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित? अपने द्वारा रचित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित यानी किससे पीड़ित है? वह अकाल से पीड़ित है। यहाँ देखिए कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है
और कर्म तत्पुरुष समास में से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है जब हम समस्त पद बनाते हैं, और समास विग्रह करेंगे तो ये विभक्ति चिन्ह उसमें आ जाएंगे। फिर तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? के लिए, यानी संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। और यहाँ पर हम अगर समस्त पद बनाएंगे तो यहाँ पर के लिए का लोप हो जाएगा, और अगर विग्रह करेंगे तो के लिए उसमें आ जाएगा। यहाँ देखिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। किसके लिए आग्रह किया गया है यहाँ पर? सत्य के लिए, यानी सत्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह। फिर है नाट्यशाला, तो किसके लिए है शाला? नाट्य के लिए शाला यानी नाट्यशाला। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक की विभक्ति से है, और इसका अगर विग्रह समास विग्रह करेंगे तो से विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, देश निकाला, तो कहाँ से निकाल दिया भाई? देश से निकाल दिया गया, यानी देश से निकाला। गुणहीन यानी गुण से हीन, यानी किससे हीन है वह? गुण से हीन, यानी अपादान में अलग होने का भाव आता है, और संप्रदान में यानी किसी के लिए करने का भाव आता है। एक बार फिर से देखते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास में किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ का होना दिखाया जाता है, और अपादान तत्पुरुष समास में अलग होने का भाव होता है। जैसे संप्रदान तत्पुरुष समास में सत्य के लिए आग्रह, तो किसके लिए आग्रह किया जा रहा है? सत्य के लिए आग्रह किया जा रहा है। नाट्यशाला किसके लिए? शाला किसके लिए है? नाट्य के लिए शाला, यानी नृत्य के लिए शाला है। अपादान में कहाँ से निकाला जा रहा है उसे? देश से निकाला जा रहा है, तो वह क्या हो गया? देश निकाला। गुण से हीन है तो क्या है गया? गुणहीन। फिर आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में दो शब्दों के बीच में या दो पदों के बीच का संबंध बताया जाता है, यानी उनके बीच में क्या संबंध है इस चीज़ के लिए दर्शाया जाएगा, और इस चीज संबंध को दर्शाने के लिए का, के, की का प्रयोग किया जाता है। और संबंध तत्पुरुष समास में यदि हम समस्त पद बनाएंगे तो का, के, की का लोप हो जाएगा, और अगर विग्रह करेंगे तो का, के, की का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण देखिए, सेना नायक, तो सेना का नायक, तो कहाँ का नायक है वह? सेना का नायक। बैलगाड़ी, तो किसकी गाड़ी है भाई? बैल की गाड़ी। पराधीन, पर के अधीन, किससे अधीन है वह? पर के अधीन है। मृत्युदंड, तो कौन सा दंड दिया गया भाई उसे? मृत्यु का दंड, यानी मृत्यु दंड। यहाँ देखिए, यहाँ पर सेना नायक है, समस्त पद है, और विग्रह जब किया गया है तो सेना का नायक, यानी विग्रह में का विभक्ति चिन्ह है, लेकिन शब्द पद जब बना दिए गए हैं तो वहाँ पर का विभक्ति का लोप हो गया है। फिर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में या पर, यानी अधिकरण कारक के अंदर आधार होता है, कोई न कोई चीज़ किसी पर आधारित होगी। नीति कुशल, नीति में कुशल, तो वह किस में कुशल है? नीति में कुशल है। शरणागत, शरण में आगत, तो वह कहाँ आया है? शरण में आगत, यानी शरण में आया है। स्कूटर सवार, तो वह किस पर सवार है? स्कूटर पर सवार है। यानी अधिकरण तत्पुरुष समास में अगर समस्त पद बनाएंगे तो में और पर विभक्ति का लोप हो जाएगा, और अगर विग्रह करेंगे तो में और पर विभक्ति उसमें आ जाएगी। इन सभी समासों में दोनों शब्दों के बीच आने वाले स्पर्शक का लोप हो जाता है, यानी तत्पुरुष समास के भेदों में सभी समासों के दोनों शब्दों के बीच आने वाले
सभी परसक यानी विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी विभक्ति चिन्ह गायब हो जाते हैं। समास का दूसरा भेद है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अवयव होता है और प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जिस समास का पहला पद अवयव होता है और प्रधान भी होता है यानी मेन होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका समासिक पद भी अवयवी होता है, इसका समासिक पद भी अवयव होता है। अवयव क्या होता है? अवयव वे शब्द होते हैं, अवयव वे शब्द होते हैं जिसका लिंग वचन कारक के कारण किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, अर्थात इसमें अवयव पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। जो अवयव शब्द होते हैं वे लिंग वचन कारक काल के अनुसार कभी नहीं बदलते, वे हमेशा एक जैसे रहते हैं। कई बार एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति से भी अवयव बनते हैं। कई बार एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति यानी एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया जाता है तो उससे भी अवयव बनते हैं तथा इन्हें भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत गिना जाता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी समास ही माने जाते हैं। संस्कृत में जो उपसर्ग से युक्त पद होते हैं वे भी अव्ययी समास ही माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास। उदाहरण देखें। पहला यह देखिए, ये सारे समस्त पद दिए गए हैं। दूसरे हैं पद यानी इनका पहला पद और फिर उनका विग्रह किया गया है। यहाँ पर दिया गया है, पहला उदाहरण है यथा नियम, यानी पहला पद क्या है? यथा यानी नियम के अनुसार। रातों रात यानी रात ही रात में। आजन्म यानी जन्म से लेकर। बेनाम यानी बे यानी बिना नाम के। प्रति मास यानी प्रत्येक मास। निडर यानी बिना डर के। यानी यहाँ पर सभी समस्त पद है वह है यथा नियम, रातों रात, आजन्म, बेनाम, प्रतिमास और निडर। तो इन सभी के जो पहले पद हैं वे प्रधान पद हैं। तो पहले का क्या है? यथा नियम का है यथा, रातों रात का है रात, आजन्म का है आ, बेनाम का है बे, प्रतिमास का है प्रति और निडर का है नि। यानी यथा, रात, आ, बे, प्रति, नि ये सभी अवयव है। तो यह संज्ञा, लिंग, वचन आदि के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। और इनका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा यथा नियम का नियम के अनुसार, रातों रात का रात ही रात में, आजन्म यानी जन्म से लेकर, बेनाम यानी बिना नाम के, प्रति मास यानी प्रत्येक मास, निडर यानी बिना डर के। फिर समास के अंतर्गत तीसरा भेद है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य, विशेषण यानी विशेषता और विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, या उपमेय और उपमान। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य या उपमेय या उपमान का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उत्तर पद यानी दूसरा पद। यहाँ पर उदाहरण देखिए, नील कमल। कर्मधारय समास में
विशेषण और विशेष्य होगा और उपमेय और उपमान होगा। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल, तो कमल की क्या विशेषता है? नीला है जो कमल, यानी कमल कैसा है? नीला है। महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी आत्मा कैसी है? महान है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि, यानी इसमें कमल, आत्मा, मिर्च, विद्यालय और कुबुद्धि, इन सभी की क्या बताई गई है? विशेषताएं बताई गई है। इसलिए यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत पहले हम विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास को देखते हैं। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, यहाँ विशेषण है काली और लाल, और विशेष्य क्या है? बिल्ली, यानी काली बिल्ली, तो बिल्ली की क्या विशेषता है? कि वह काली है। ठीक है। दूसरा है फूल, फूल यानी फूल क्या है? विशेष्य, और उस विशेषण क्या है? लाल, तो फूल कैसा है? फूल लाल है, यानी फूल की विशेषता है कि वह लाल है। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के अंतर्गत इस समास में मुख्य रूप मिलते हैं। इस समास के मुख्य रूप मिलते हैं, जैसे पूर्व यानी पहला पद विशेषण होता है, और उत्तर यानी दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी कर्मधारय समास में पहला यानी पूर्व पद जो होगा वो हमेशा विशेषण होगा, और उत्तर यानी दूसरा पद हमेशा विशेष्य होगा। उदाहरण देखिए, यहाँ पर समस्त पद हैं पीताम्बर, तो पीताम्बर शब्द में पित्त जो है वो है विशेषण, और विशेष्य क्या है? अंबर। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो पित्त है जो अंबर, अर्थात पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। दूसरा उदाहरण है नीलकंठ, क्या है समस्त पद? नीलकंठ, तो विशेषण क्या है इसमें? नीला, और विशेष्य क्या है? कंठ, तो इसका समास विग्रह बनेगा नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, यानी कंठ कैसा है? कंठ नीला है। फिर तीसरा उदाहरण है श्वेतांबर, यहाँ पर श्वेत विशेषण है और अंबर विशेष्य, यानी इसका समास विग्रह होगा श्वेत है जो अंबर, यानी अंबर कैसा है? श्वेत है। अंबर यानी आकाश कैसा है? श्वेत यानी सफेद है। कर्मधारय समास में विभक्ति चिन्ह जब विशेषण और विशेष्य आएगा तो वहाँ आएगा है जो, है जो लगाकर हम इसका विग्रह कर सकते हैं। जैसे पीताम्बर है तो पित्त और अंबर को अलग कर दिया जाएगा, तो पित्त है जो अंबर यानी पीला है जो अंबर, नीलकंठ नीला है जो कंठ, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, यानी है जो परसक लगा दिए जाए तो उसका विग्रह हो जाएगा। फिर है विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास का अगला है पूर्व पद यानी पहला पद हमेशा विशेष्य तथा दूसरा पद विशेषण। तो उदाहरण देखिए, समस्त पद है पुरुषोत्तम, तो इसमें विशेष्य क्या है? पुरुष आ गया, यानी पहले वाले में हमने पढ़ा कि पहले विशेषण आया फिर उसके बाद में विशेष्य आया, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले विशेष्य है और दूसरा पद जो है वह विशेषण है, यानी पुरुषोत्तम। तो विशेष्य क्या? पुरुष, और विशेषण क्या हो गया? उत्तम। पुरुषोत्तम समस्त पद है और पुरुषोत्तम में विशेष्य है पुरुष जो कि पहले आया है, और विशेषण है उत्तम जो कि इसमें दूसरा पद है, तो उसका समास विग्रह बनेगा
पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। ऋषि प्रवर, ऋषि यानी विशेष्य है और विशेषण है वह है प्रवर, यानी विशेष्य है ऋषि और विशेषण है प्रवर, यानी ऋषियों में है जो प्रवर, यानी ऋषियों में है जो श्रेष्ठ। तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। फिर तीसरा बिंदु भी आता है, विशेषण उभय पद होता है, अर्थात जहाँ दोनों पद विशेषण होते। उभय पद यानी जहाँ पर दोनों ही पद विशेषण होते हैं। तो उदाहरण देखिए, समस्त पद, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, इसमें जो पूर्व पद है वो भी श्याम यानी मुख्य है और दूसरा पद है सुंदर, यह पद भी मुख्य है यानी प्रधान है। तो दोनों ही क्या हो गए, उभय पद, यानी दोनों ही पद विशेषण है, तो ये उभय पद बन गए। तो इनका विग्रह करेंगे तो होगा श्याम और सुंदर है जो, श्याम और सुंदर है जो। फिर दूसरा है शीतोष्ण, समस्त पद है शीतोष्ण, यानी इसका पूर्व पद है शीत और दूसरा पद है उष्ण। शीत का मतलब होता है ठंडा, उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो इसका समास विग्रह होगा शीत और उष्ण है जो, शीत और उष्ण है जो। अब इससे पहले हमने पढ़ लिया विशेष्य और विशेषण वाला। अब हम पढ़ेंगे उपमेय और उपमान कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं और उपमेय और उपमान होता है। तो उपमेय यानी जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु का कंपेयर किया जाता है या समानता बताई जाती है, यानी इक्वलिटी बताई जाती है, तो वह उपमेय कहलाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की तुलना या समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय यानी जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है या उनमें समानता बताई जाती है वह उपमेय कहलाता है। और उपमान का अर्थ होता है जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की तुलना यानी कंपेयर किया जाता है या समानता यानी सिमिलरिटी बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण देखिए, संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर, यानी संसार क्या है, उपमान है, यानी इसकी तुलना किससे की, संसार की तुलना किससे की गई है, यानी सागर से। किससे की गई है, सागर से। तो यहाँ पर संसार उपमान है और सागर जो शब्द है वह है उपमेय। दूसरा उदाहरण है मृग के समान लोचन, मृग के समान लोचन, यानी मृग यानी हिरण के समान जिसकी है आँखें, अर्थात है मृग के समान लोचन का अर्थ है हिरण के समान है जिसकी आँखें। तो मृग के समान लोचन यानी यहाँ पर मृग यानी उपमान है क्योंकि इसकी आँखों की तुलना किससे की गई है, लोचन से, यानी इसकी समानता यानी हिरण की आँखों की समानता किसके द्वारा की गई, लोचन यानी उपमेय से। तो मृग के समान लोचन यानी यहाँ पर मृग उपमान है और लोचन उपमेय है। फिर तीसरा आता है प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। तो यहाँ पर प्राण उपमान है और प्रिय उपमेय है। यहाँ पर प्राण उपमान है और प्रिय उपमेय। यहाँ पर हमने विशेषण और विशेष्य जब आएगा तो हम करेंगे के समान, के समान, है जो, रूपी, यानी इन सभी शब्दों का प्रयोग करके हम कर्मधारय समास का समास विग्रह कर सकते हैं। जैसे संसार रूपी सागर, तो संसार किसके साथ, संसार किसके समान है, सागर रूपी है,
संसार रूपी सागर, मृग के समान लोचन, प्राणों के समान प्रिय। उपमान और उपमेय कर्मधारय समास के अंदर पहला मुख्य पद है पूर्व यानी पहला पद उपमान होता है और दूसरा यानी उत्तर पद उपमेय होता है। यानी उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए। समस्त पद देखिए, कनक लता, यानी इसमें कनक उपमान है और लता उपमेय, तो इनका समास विग्रह होगा कनक के समान लता। चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी चंद्र उपमान है और मुख उपमेय है, यानी चंद्रमा के समान मुख। दूसरा पॉइंट है पूर्व पद उपमेय होगा और उत्तर पद उपमान होगा, यानी समस्त पद बनेगा तो उपमेय पूर्व पद है, उपमान उत्तर पद है। तो उदाहरण देखिए, समस्त पद है विद्याधन, तो विद्याधन में पूर्व पद यानी विद्या यानी उपमेय है और धन यानी उत्तर पद यानी उपमान है, तो समास विग्रह बनेगा विद्या रूपी धन। कर कमल, कर यानी उपमेय यानी पहला पद और कमल यानी उपमान यानी दूसरा पद, तो कर रूपी कमल यानी कमल जैसे सुंदर एवं कोमल हाथ। कर रूपी कमल का अर्थ है कमल जैसे सुंदर एवं कोमल हाथ। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत जो उदाहरण होते हैं, यानी अगर विग्रह करेंगे तो जब समास विग्रह करेंगे तो के समान, रूपी, है जो, इन सभी विग्रह यानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कनक के समान लता, नीला है जो कंठ, विद्या रूपी धन, चंद्रमा के समान मुख आदि शब्दों का प्रयोग करके हम कर्मधारय समास का विग्रह कर सकते हैं और इनकी पहचान भी इन्हीं से कर सकते हैं। है जो, के समान, रूपी आदि शब्दों से हम कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा जो पहला पद होता है वह संख्यावाची होता है। संख्यावाची यानी गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? गिनती। तो गिनती को क्या कहते हैं? संख्या यानी नंबर्स। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त समाहार यानी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी द्विगु समास के अंतर्गत हमेशा जो पहला पद होता है वह संख्यावाची विशेषण होता है और वह किसी न किसी समूह यानी ग्रुप का बोध कराता है, इसलिए उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, चौराहा, चौ यानी 4, तो पहला पद क्या है? 4 हो गया। और राहों का समूह यानी समास विग्रह करेंगे 4 राहों का समूह, यानी जहाँ पर 4 रास्ते आए कर मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? चौराहा। समझ में आया? यानी इसमें देखिए, पहला शब्द संख्यावाची है यानी चौ यानी 4, राहें यानी 4 रास्ते यानी समूह यानी हो गए ना 1 2 3 4, यानी 4 रास्ते एक साथ आ गए तो 4 राहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह यानी 3 भुजाएं यानी ट्राइंगल देखा है? ट्राइंगल में कितनी लाइन्स होती है? 1 2 3, यानी वो तीनों मिलेगी तब क्या बनेगा? त्रिभुज। तो 3 भुजाओं का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार, यानी 9 रात्रियों को मिला, 9 रात्रियां होती है तो उसे क्या कहते हैं हम?
नवरात्रि, तो 9 रात्रियों का जो समाहार होता है तो वह नवरात्रि कहलाते हैं। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार, जहाँ पर तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं, यानी तीनों नदियाँ समाहित हो जाती है एक जगह, तो वो क्या हो गया, त्रिवेणी। उसे कहते हैं त्रिवेणी, यानी 3 वेणियों यानी नदियों का समाहार। सप्तर्षि, सप्तर्षि यानी 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, जहाँ पर 7 ऋषि एक इकट्ठे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, सप्तर्षि। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, 2 पहरों का समाहार, यानी एक पहर, 2 पहर यानी 2 पहर, यानी 2 पहरों का समाहार। इसमें हमेशा द्विगु समास में हमेशा पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और वह किसी न किसी समाहार या समूह का बोध कराता है, इसलिए वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास, यानी जहाँ पर पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा और समस्त या समाहार यानी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। फिर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हो और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और, तथा, या, अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अर्थात जिस समास के दोनों पद प्रधान हो अर्थात समान रूप से महत्वपूर्ण हो और विग्रह करने पर योजक के स्थान पर और, तथा, या, अथवा, एवं आदि शब्दों का प्रयोग हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कभी कभी योजक चिन्ह का लोप भी हो जाता है और कभी कभी योजक चिन्ह का लोप भी हो जाता है। जैसे समस्त पद देखिए, जलवायु, तो समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर जल और वायु दोनों ही हैं। यहाँ जल और वायु दोनों ही हैं, तो देखिए जल भी महत्वपूर्ण है और वायु भी महत्वपूर्ण है, दोनों ही पद समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए जल और वायु, तो क्या हो गया, जलवायु। भूख प्यास, ये समस्त पद है, भूख प्यास, तो इसका विग्रह करेंगे तो भूख और प्यास। धर्माधर्म, धर्मा धर्म, तो इसका समास विग्रह करेंगे धर्म या अधर्म, या तो धर्म है या फिर अधर्म है। राजा रंग, राजा और रंग, राजा और रंग। देखिए यहाँ पर समस्त पद में जलवायु आया और विग्रह में क्या आया, जल और वायु। भूख प्यास, भूख और प्यास। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। राजा या रंग, राजा और रंग। यानी जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो उनका विग्रह करने पर योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यानी ये छोटा सा जो डैश है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो अगर हम समस्त पद बनाएंगे तो वहाँ पर योजक चिन्ह आएगा या उसका लोप हो जाएगा। जैसे जलवायु में योजक चिन्ह का लोप हो गया है, लेकिन भूख प्यास में योजक चिन्ह आया है। धर्माधर्म में भी योजक चिन्ह का लोप हो गया है, लेकिन राजा रंग में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लेकिन इन सभी का समास विग्रह करेंगे तो और, या, तथा, अथवा, एवं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। विशेष पॉइंट देखिए, इसमें नोट देखिए। द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद, द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद यानी विरोधी होना। इस समास के उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। यानी इस समास के उत्तर पद एवं पूर्व पद दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं, यानी दोनों का अर्थ अपोजिट होगा, इसलिए दोनों पदों के अर्थों में द्वंद्व होता है। दोनों पदों के अर्थों में द्वंद्व होता है, यानी दोनों पदों के मीनिंग्स में डिफरेंस होता है।
फिर आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद में ना तो पूर्व पद यानी पहला पद और ना ही उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो, अपितु समस्त पद के रूप में अन्य पद की प्रधानता हो और विग्रह के अंत में वाला यानी जिसका आदि आते हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यानी अभी तक हमने जो समास पढ़े, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, इनमें से किसी न किसी में कोई पहला पद नहीं तो उत्तर पद नहीं तो दोनों ही पद महत्वपूर्ण थे। लेकिन बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद इम्पॉर्टेंट होता है न ही दूसरा पद इम्पॉर्टेंट होता है, बल्कि समस्त पद के रूप में जब अन्य पद की प्रधानता होती है यानी कोई तीसरा ही पद इम्पॉर्टेंट होता है और विग्रह करने के बाद अंत में वाला जिसे या जिसका आदि शब्द आते हों वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यानी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ना तो पहला पद इम्पॉर्टेंट होता है ना ही दूसरा पद इम्पॉर्टेंट होता है, बल्कि किसी अन्य यानी थर्ड पद की प्रधानता होती है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, यानी 10 है आनंद जिसके यानी 10 मुख किसके थे, 10 सिर किसके थे, अर्थात रावण। यानी 10 सिर किसके थे, रावण के थे। यानी 10 आनंद है जिसके पढ़ते ही हमारे दिमाग में किसकी छवि आती है, रावण की। तो 10 आनंद है जिसके अर्थात रावण, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यदि नीला है जो कंठ आता तो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। लेकिन यहाँ पर है नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका यानी नीलकंठ हम किसे कहते हैं, शिव को। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। एक दंत, एक है दांत जिसका, यानी एक दंत आते ही हमें किसकी छवि आती है हमारे दिमाग में, भगवान गणेश की। तो एक है दांत जिसका अर्थात गणेश। तिरंगा, 3 रंग है जिसमें, 3 रंग है जिसमें तो क्या आएगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग। यहाँ पर देखिए वापस दशानन यानी एक ही है जिसके 10 सिर थे वह था रावण, तो ये थर्ड पद प्रधान हो गया इसमें। नीलकंठ यानी किसका नीला है कंठ, शिव का, यानी शिव एक ही है जिनका कंठ नीला है। एक दंत, एक दंत का नाम आते ही किसकी याद आती है, गणेश की। तिरंगा आते ही किसे क्या दिखाई देता है, हमें नेशनल फ्लैग दिखाई देता है। तो दशानन, नीलकंठ, एक दंत और तिरंगा, इनको याद करते ही हमें किसी थर्ड पर्सन की याद आती है, यानी 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, एक है दांत जिसका अर्थात गणेश, 3 है रंग जिसमें अर्थात हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। संधि और समास में अंतर। अब हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था संधि, अब संधि में भी वही होता है कि उनमें मेल होता है और समास में भी मेल होता है, लेकिन संधि का अर्थ होता है मेल यानी मिलना, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप यानी छोटा रूप। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल करना यानी जोड़ना, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ होता है, इसे भी जोड़ा ही जाता है लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ यानी मीनिंग जो निकलता है वह होता है संक्षेप यानी छोटा करना। संधि में ध्वनि परिवर्तन होता है। जब हम संधि करते हैं तो जो 2 शब्द होते हैं उन शब्दों के अंदर कौन सा स्वर आ रहा है और उन स्वरों के मिलाने पर जो परिवर्तन यानी जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी संधि में स्वरों यानी ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है तो वह संधि कहलाता है, जबकि समास में प्राय विभक्ति या अन्य पदों का लोप हो जाता है तो वहाँ पर समास होता है।
उदाहरण देखिए, संधि में जिन शब्दों का योग रहता है उनका मूल अर्थ परिवर्तन नहीं होता। यानी संधि में जिन शब्दों का योग रहता है, यानी जिन शब्दों को जोड़ा जाता है, उनके मूल अर्थ यानी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, यहाँ पर हमने संधि में हम करेंगे तो विद्या यानी य में कौन सा स्वर है, आ, और आलय में कौन सा पहला स्वर है, आ, तो आ और आ मिलाकर क्या बनता है, आ, तो क्या बन गया, विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय। तो यहाँ पर ये संधि का उदाहरण है। समास में बने शब्दों का मूल अर्थ सुरक्षित भी रहता है और उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। और समास में जो मूल शब्द होते हैं उनके अर्थ होते हैं वे सेफ भी रहते हैं, यानी सेम ही रहेंगे, और उनमें चेंजेस भी किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, चक्र प्राणी, चक्र प्राणी, चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके, यानी चक्र है हाथ में जिसके, पानी यानी हाथ, चक्र है पानी में जिसके अर्थात कृष्ण। किसके हाथ में चक्र होता है, श्री कृष्ण के। तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये समास हो गया है। लेकिन ये कौन सा समास है भाई, चक्र है पानी में जिसके अर्थात कृष्ण, यानी यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो संधि में और समास में ये अर्थ पता चल गया कि अंतर पता चल गया कि क्या होता है। अब देखिए, संधिस्थ को तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं, यानी संधि के अंतर्गत तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय मिलकर बना तो विद्यालय हो गया, तो ये विद्यालय यानी संधि बन गई। अब विद्यालय को अगर हम तोड़ दें, विद्या प्लस आलय कर दें, तो इसे क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। यानी विद्यालय में विद्या प्लस आलय को अलग अलग करना क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद। और जबकि समस्त पदों को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं, जबकि समास में समस्त पदों को यानी पदों को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसको विग्रह कहते हैं। यानी संधि में जब अलग अलग किया जाएगा तो उसे संधि विच्छेद कहेंगे, और समास में समस्त पदों को अलग किया जाएगा तो उसे विग्रह कहेंगे। अब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, जैसा हमने पढ़ा था ना, कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, यानी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण देखिए, पीताम्बर, पित्त यानी विशेषण, अंबर यानी विशेष्य, यानी पीला है जो अंबर, तो कर्मधारय समास। पीला है जो अंबर तो है कर्मधारय समास। पीताम्बर, पित्त है अंबर जिसके, पित्त है अंबर जिसके, यानी पीले हैं कपड़े जिसके, अंबर कपड़ों को कहा जाता है और अंबर आकाश को भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले वाले में पीताम्बर क्या था ना, पीले हैं जो कपड़े, तो उन्हें क्या कहेगा, पीताम्बर, तो कर्मधारय समास। और पित्त है अंबर जिसके, यानी पीले हैं जिसके कपड़े, पीले हैं कपड़े जिसके अर्थात विष्णु, यानी विष्णु ही पीले रंग के कपड़े पहनते, तो वह हो गया बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें तीसरे पद की और संकेत किया गया है, तीसरे पद की ओर संकेत किया गया है। पीताम्बर, पित्त है अंबर जिसके अर्थात विष्णु। फिर दूसरा देखिए, दशानन, यानी 10 यानी विशेषण, आनन यानी विशेष, यानी 10 है आनंद जिसके, नहीं होगा ना ये, 10 है आनंद जो, 10 है जो आनंद, 10 है जो आनंद, कर्मधारय समास। यानी कर्मधारय समास में क्या आता है, कौन से विभक्ति चिन्ह आते हैं अगर विग्रह करते हैं तो, है जो, के समान,
रूपी। लेकिन बहुव्रीहि समास में आएगा 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो बहुव्रीहि समास। अगर 10 है जो आनंद तो होगा कर्मधारय समास। अगर 10 आनंद है जिसके, अर्थात आ गया, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। तीसरा उदाहरण है महात्मा। तीसरा उदाहरण है महात्मा। महान यानी विशेषण, आत्मा यानी विशेष्य। तो कर्मधारय समास में अगर विग्रह करेंगे तो महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा तो कर्मधारय समास। और महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी अर्थात कोई महापुरुष, महान है आत्मा जिसकी अर्थात कोई महान पुरुष या महात्मा गांधी, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। यही बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास के अंतर्गत है। कर्मधारय समास में तुलना की जाती है या विशेषता बताई जाती है, परंतु बहुव्रीहि समास के अंतर्गत किसी थर्ड पद यानी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, यानी किसी थर्ड पद की विशेषता बताई जाती है, तो वह बहुव्रीहि समास होता है। फिर आता है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। अभी हमने पढ़ा कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में हमने क्या बताया था, पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है। द्विगु समास में हमने पढ़ा था कि पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य, परंतु बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का काम करता है। यानी बहुव्रीहि समास में जो समस्त पद है वह पूरा पद ही विशेषण का काम करता है। अर्थात द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य, परंतु बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का काम करता है। उदाहरण देखिए, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। मैंने क्या बताया था, द्विगु समास में क्या आएगा, समूह या समाहार आएगा। तो यहाँ पर चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं का समूह, तो कौन सा हो गया, द्विगु समास। जहाँ पर समूह या समाहार आएगा और पहला पद संख्यावाची होगा तो वह द्विगु समास होगा। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो बहुव्रीहि समास। त्रिफला यानी 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह तो द्विगु समास। और त्रिफला यानी 3 फलों का मिश्रण अर्थात चूर, तो यह बहुव्रीहि समास। 12 सींगा, 12 सींगों का समूह, 12 सींगों का समूह तो द्विगु समास। और 12 सींगा यानी 12 है सींग जिसके, 12 है सींग जिसके अर्थात एक जानवर, तो वह है बहुव्रीहि समास। द्विगु समास में हमेशा समूह या समाहार आएगा और बहुव्रीहि समास में हमेशा तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है, यानी तीसरा पूरे यानी समस्त पद ही विशेषण का काम करता है और किसी थर्ड पर्सन यानी किसी थर्ड पद की और संकेत किया जाता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो आशा है बच्चों कि आज जो हमने समास पढ़ा है वह आपको समझ में आ गया होगा। अब समास के सभी भेदों के जो उदाहरण हैं उनका विग्रह कीजिए और उन्हें समस्त यानी जो विग्रह होंगे उनका समस्त पद बनाइए। यह प्रयास कीजिए तो ये समास आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये जो सभी समास दिए गए उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण पढ़िए और उन के विग्रह और समस्त पद बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, तो ये समास और उसके भेद अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।